समय बदल रहा था। मैं स्कूल समय के बाद धुर्रा प्रेमनगर जाने लगा था। कुछ पैसे गंगावासी से मुर्दा मवेशी ढोकर उठाने के बदले बतौर मेहनताना मिले थे। मेरा खर्च मेरा खर्च चलने लगा था। एक दिन मैं स्कूल जा रहा था तो रास्ते से दूर जंगल में कुछ गिद्ध मंडराते दिखाई पड़े। मैं उनकी ओर गया। जाकर देखा कि गड्ढे में एक कटरा मरा पड़ा था। मुझे खाल उतारने का हुनर बखूबी आता था। यह कला मैंने अपने प्यारे चचा बाबूराम ताऊ, भिखारी दादा, डालचंद और गंगावास से सीखी थी। इतने उस्तादों का मैं अघोषित शागिर्द था, परंतु उस दिन मैं स्कूली छात्र की भूमिका में था। मेरे थैले में किताबें और कापियां थीं। खाल उतारने के लिए जरूरत रांपे या छुरी की थी। आखिर स्कूल के आधे रास्ते से वापस लौट आया। मन में विचार आया, पहले खर्चा पूर्ति के लिए आमदनी की जाए, उसके बाद पढ़ा जाए। गंगावासी के घर से रांपा लेकर मैं सीधा वहां लौट आया जहां लवारा लवारा मतलब कटरा मरा पड़ा था। टांग पकड़कर साइकिल में फंसाकर गड्ढे में और नीचे उतार कर ले गया। खींचना आसान काम था, पर खींचने से खाल के बाल उखड़ने का खतरा रहता था। छोटा सा भी दाग लगने पर कीमत एकदम आधी रह जाती। कोई नहीं देख रहा, देखने वाला भी ऐसे दृश्य से मुंह फेर कर गुजरता है। अच्छा मौका है, जो भी हो, पर किसी भी तरह स्कूल तक बात न पहुंचे। प्रेमपाल सिंह को भनक भी लग गई तो मेरी कैसी फजीयत होगी, इसकी शंका थी। बस इससे ज्यादा डर नहीं था मुझे। किताबें, रोटी और पनाह की मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताओं से अधिक मेरी चाह और कुछ नहीं थी। कोई अच्छा काम मिला होता जिसमें पढ़ने को समय मिल पाता तो मैं बहिष्कार वाला काम कतई नहीं करता, पर इस समय मुझे काम करने से गिलानी नहीं थी। मेरा ध्यान भविष्य की ओर था। पूरी सावधानी और कुशलता के साथ लवारे के आगे के पैरों के खुरों को बीच से चीरा लगाया, फिर गले की हड्डियों के बीच से पेट तक छुरा पार कर दिया। देर बस पैरों पर से खाल उतरने की लगी। पेट पर से तो ऐसा लगता जैसे ढोल की झिल्ली के ऊपर गोंद से चिपकी हो सारी खाल। उसमें उंगलियां बंद कर मुट्ठा बनाया और दबाव से सारी खाल पेट पसलियों से छुटाकर अलग कर दी। पूंछ को खींचकर सूत लिया। काम में सफल होने पर आनंदानुभूति के साथ साथ संतोष भी हुआ। कुछ ही देर में खाल को फोल्ड कर बोरे में डाला और सीधा धुर्रा पहुंचा। गंगावासी ने देखते ही कहा, ये तेरी कमाई है, साइकिल से अतरौली जाके बेच आइए, 7-8 रुपए मिल जाएंगे, उनसे पढ़ाई का खर्चा चल जाएगा। अभी तो नॉन लगा के घास में डाल दे, यानी नमक लगाकर सुखाने डाल दो तो चमड़े की बदबू खत्म हो जाती है, और हाथ धो ले, रोटी खा ले। मैं उठा और खाना खाने घर के अंदर चला गया। गंगावासी ने अपना हिस्सा न लेने की घोषणा कर दी। अगले दिन रविवार को खाल हथरौली में बेच आया। स्कूल जाते समय लबारा मिलने से लालच जागा। सोचा कि क्यों न सुबह शाम कुछ गांव के आसपास घूमकर कटरा, बछिया वगैरह को देखा जाए, जिससे अपनी आमदनी हो। बर्फीली सर्दियों के दिनों में कमजोर कटरे, बछिया आदि अधिक मरते थे। उनकी खालें भी अच्छे दामों पर बिकती थी, परंतु यदि कहीं खोत लग जाता तो कीमत एकदम आधी हो जाती। इसलिए उसकी खाल उतारना बड़ी सावधानी और होशियारी का काम था। पहले ही दिन में कपड़े में रापा छिपाकर किताबों के बीच बस्ते में रखकर स्कूल गया, लेकिन उस दिन मेरा सारा ध्यान रापे पर ही रहा। दूसरी बार मैं आता कि मुर्दा पशु की खाल उतारने वाले से औजार से घिन कर कहीं विद्या देवी सरस्वती मेरी किताब से बाहर न चली जाए। दूसरे ही क्षण विचार आता, सब काम ईश्वर के बंदों को ही करने होते हैं और वह सबका भला करता है, मेरा क्यों नहीं करेगा। मैं पेशाब करने जाता तो तब भी बस्ता छोड़ते हुए डरता। खड़े होकर पाठ पढ़ूं तो डर लगा रहता कि कोई अन्य छात्र थैले में हाथ न डाल दे। तरह तरह की आशंकाओं से चिंतित हुआ। पूरे दिन पढ़ा कम परेशान अधिक रहा। आखिर
अध्यापक ने पूछ ही लिया कि ऐसा क्या नया दवाई हो थैले में जो हर वक्त संग संग रखे रहते हो स्वराज। मैं जैसे कुमिल सेंध पर चोर को धर दबोचा हो, मेरा दिल कांप उठा, परंतु खुद को संभाला। उनके सवाल को मैंने गंभीरता से लिया है, ऐसा प्रकट नहीं होने दिया। यह हर दिन की आदत तो नहीं थी, इसलिए उस दिन मेरी गतिविधियों और हाव भाव में अस्वाभाविक अंतर था। मौका मिलते ही क्लास छोड़कर मैं बीच से ही स्कूल से चला गया है। दूसरे दिन क्लास छोड़ने के लिए डांट भी खाई। शिकायत प्रेमपाल सिंह तक पहुंची तो उन्होंने जानना चाहा क्यों भाग गए थे स्कूल से, पर मैं उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका, और यदि सच बता देता तो शायद हमेशा के लिए स्कूल से बाहर कर दिया जाता। इतने संघर्ष से जो मौका मिला था वह हाथ से निकल जाएगा, यह डर मुझे परेशान कर रहा था। स्कूल से लौटते मुंह अंधेरे इधर उधर मरे हुए पशु की तलाश करता गुजरता, पता नहीं कब कोई कटरा बछिया मिल जाए, इसलिए रांपा थैले में रखकर ले जाने लगा। अब मैं बाकी छात्रों से या तो पहले जाता था या बाद में, और फिर स्कूल के बाहर झाड़ झंकाड़ों में या बाग में रांपा गाड़कर दनदनाता हुआ स्कूल में चला जाता था। उस दिन मैं अपनी कक्षा के साथियों से थोड़ा अलग हटकर बैठा था। अध्यापक महोदय को लग रहा था मैं छोटी जात से हूँ और स्कूली शिक्षा से वंचित रहा हूँ, इस कारण स्कूल के माहौल में स्वयं को समायोजित नहीं कर पा रहा। फिर भी वे बार बार पूछ रहे थे, स्वराज तू पीछे क्यों खिसक रहा है? किंतु मैं डरा डरा बच्चों से अलग रहना चाह रहा था। स्कूल के पीरियड और पाठों में मेरा मन नहीं लग रहा था। जो हो, मेरी समस्या ही थी, मुझे परेशान कर रही थी। मैं पानी पीने जाता तो बस्ता साथ ले जाता, लघु शंका करने जाता तो मुड़ मुड़ कर बस्ता देखता जाता। छात्रों को लगा थैले में ऐसा कुछ खास है जिसे ये छोड़ना नहीं चाह रहा। आज बस्ता इतना प्यारा क्यों लग रहा है? पूछते हुए कुछ छात्रों ने बस्ता देखने का आग्रह किया। जयपाल ने थैले में हाथ डाल दिया। रांपा उसके हाथ में आ गया और मेरी धड़कनें बढ़ने लगी। कपड़े में बंधे हुए इस औजार को वह अनावृत करने लगा तो मैंने हाथ से छीन लिया। मास्टर साहब को ये बेअदबी जैसी लगी। आखिर आधी छुट्टी की घंटी बजी और मैं बाकी क्लास छोड़कर धुर्रा प्रेम वाले निवास पर लौट आया।